हम करेंगे ग्राफी विधि। ग्राफी विधि के द्वारा किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो किया था उसमें समाकलित दर विधि किए थे। आज हम लोग करेंगे इसमें ग्राफी विधि। तो जो ग्राफी विधि है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम पहली क्लास में आपको जो बताया गया था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी है कि जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं वैसे वैसे जो अभिकारक होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक होते हैं, उसकी जो सांद्रता होती है वो लगातार घटते जाती है और जो उत्पाद जो होता है उसकी सांद्रता जो है वो लगातार बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि जो होता है, इस ग्राफी विधि में जो अलग अलग समय में अभिकारक की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता और समयांतराल के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, क्योंकि अलग अलग समय में अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता अलग अलग होती है। इसलिए ग्राफी विधि के द्वारा जब रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करना होता है तो अभिकारकों की सांद्रता और समयांतराल जो होता है उसके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। वो जो ग्राफ होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो विधि है उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना ज़रूरी है कि इस विधि का जो उपयोग है वो केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसमें केवल एक ही अभिकारक होता है। अगर एक से अधिक अभिकारक रहेगा तो ऐसे अभिक्रिया की जो दर होगी उस दर का निर्धारण हम लोग कभी भी ग्राफी विधि द्वारा नहीं कर पाएंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक अगर भाग ले रहा होगा तो उस अभिक्रिया की जो दर होगा उसकी दर की गणना हम लोग ग्राफी विधि से नहीं कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास में एक अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, A = B प्रकार से संपन्न हो रही है। इसमें अभिकारक जो है उसकी अलग अलग समय में सांद्रताएं अलग अलग रहेगा। तो मैं अभिकारक की सांद्रता और समयांतराल के बीच में एक ग्राफ खींच के बताता हूँ कि कैसे इस विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है। यहाँ मैं x अक्ष के द्वारा समयांतराल को दर्शा रहा हूँ, समय को दर्शा रहा हूँ t सेकंड, और y अक्ष जो है इस y अक्ष के द्वारा मैं अभिकारक की सांद्रता को दर्शा रहा हूँ जो कि मोल प्रति लीटर में है। जो समय है, समयांतराल है, उसको 10-10 सेकेंड का मैंने अंतर लिया हुआ है। आप चाहे कितने का भी अंतर ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे अलग अलग मैंने 10-10 का अंतराल लेकर 10-10 सेकंड का अंतराल लिया हुआ है। और उसी प्रकार से यहाँ पे y अक्ष में जो सांद्रता है उसको दर्शाने के लिए मान के चलिए यहाँ पे आरंभ में इसमें सबसे है ना, जिस समय अभिक्रिया चालू होता है उस समय इसकी जो सांद्रता है वो सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर था, जो कि बाद में घटते गया। तो मैं यहाँ पे 0.5 का अंतर ले लेता हूँ। इसमें 5, 10, 15, 20, 25 हो जा रहा है इसमें, तो इसको 2.5 ले लेता हूँ। इसको 2.5 मोल प्रति लीटर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 मोल प्रति लीटर, फिर हो गया 1.5, 1 और ये हो गया 0.5। यहाँ पे जो सांद्रता है उसका जो मैंने अंतर लिया हुआ है उसमें 0.5 का लिया हुआ है, अंतराल लिया हुआ है, 0.5 मोल प्रति लीटर का अंतराल लिया है। तो जिस समय अभिक्रिया चालू करेंगे उस समय अभिकारक की सांद्रता सबसे मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम रहेगी। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटते जाएगी। तो मान के चलिए 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड बाद में इसकी जो सांद्रता है थोड़ी सी घट जाएगी। इसमें ये मान के चलिए यहाँ पे 1.5 के आसपास में आ गया, और थोड़ा समय बीता और थोड़ा कम हो गया, और समय बीतेगा और समय कम होगा। तो इस हिसाब से इसकी जो सांद्रता हो और इसके बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो हमको एक वक्राकार के रूप में प्राप्त होगा। फिर ये एक निश्चित समय बाद में क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पर अभिकारक की जो सांद्रता होता है और समयांतराल जो है इसके बीच में ग्राफ खींचा गया है जो कि एक वक्राकार के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दिए गए समय, जब हम चाहते हैं कि भाई कोई एक निश्चित समय ले लेंगे, उस निश्चित समय में हम लोग अभिक्रिया की दर ज्ञात करना चाहते हैं। तो जिस समय हम लोग दर ज्ञात करना चाहते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पर 20वें सेकंड में अभिक्रिया की दर ज्ञात करना चाहता हूँ। तो जिस समय में अभिक्रिया की दर ज्ञात करना होता है उस समय ग्राफ पर एक बिंदु लिया जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने बिंदु लिया P। जिस समय अंतराल पर रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करना होता है उस समय हमने एक बिंदु ले लिया। फिर इस बिंदु पर फिर हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये ऐसे, तो ये जो स्पर्श रेखा होता है, ये स्पर्श रेखा दोनों अक्षों पर जो अंतःखंड काटता है, जैसे मान के चलिए ये इसका x अक्ष में कटा हुआ अंतःखंड मैंने ले लिया डेल x, और y अक्ष में कटा हुआ अंतःखंड ले लिया मैंने डेल y। तो ये दिए गए समयांतराल में जो खींचा गया स्पर्श रेखा होता है, वो स्पर्श रेखा अक्षों को, समय अक्ष और सांद्रता वाले जो अक्ष होती है, उन अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है, उन्हीं अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वो उस दिए गए समयांतराल में रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर R बराबर ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, या करेंगे मतलब ये हुआ y अक्ष पर कटा अंतःखंड और x अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो इस प्रकार से ये दोनों अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है, उस अंतःखंडों के लंबाइयों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात उस समय विशेष पर रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है और अभिकारक की सांद्रता में कमी है, तो इसलिए दर निकालते समय आपको मालूम है माइनस लिखा जाता है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस विधि में, ग्राफी विधि जो होता है उसमें जो अक्षों पर जो अंतःखंड होती है, जो काटती है, अंतःखंड काटेगी, जो स्पर्श रेखा जो हम खींचे रहेंगे x अक्ष पर और y अक्ष पर जो अंतःखंड काटे रहेगी, उन दोनों का अनुपात कर लेते हैं। चूँकि हमको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है वो जो बेसिक इसका जो फार्मूला अनुसार जो आपको परिभाषा के हिसाब से मैंने सूत्र जो बताया था, उसमें अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो सांद्रता वाला जो पद है वो अक्ष है वो ऊपर आएगा और समयांतराल जो है वो क्या होगा, नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पर y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड को ऊपर लिखा गया है और x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड जो है उसको नीचे लिखा गया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष में कितना अंतःखंड काट रही है, इनका माप कर लेंगे और इस माप को यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार से हमको रासायनिक अभिक्रिया की दर उस समय विशेष पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर रहेगा, वो दर हमको ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ग्राफी विधि था। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो समाकलित दर विधि था, उसमें मैंने अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला बताया हुआ है। उसमें मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला अभी बाद वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। दो विधि हुआ, एक ग्राफी विधि हुआ और ये दूसरा वाला उस दिन जो हुआ था वो समाकलित दर नियम विधि था। तीसरा एक और विधि होता है जिसमें हम लोग प्रारंभिक सांद्रता है ना, जो प्रारंभिक सांद्रता, जो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होता है, वो प्रारंभिक सांद्रता जो होता है उसके आधार पर उसकी गणना की जाती है। तो इसलिए प्रारंभिक सांद्रता वाली विधि एक और विधि होती है, तीसरी विधि। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करने की हमारे पास में तीन विधियाँ होती है। पहला जो होता है वो समाकलित दर विधि हुआ, दूसरा हो जाएगा ग्राफी विधि होगा और तीसरा जो होगा वो प्रारंभिक सांद्रता विधि है। उस विधि का उपयोग जो है हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि उस विधि का जो उपयोग होता है वो हम तभी करते हैं जबकि
रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेते हैं। जिस प्रकार से इसमें एक अभिकारक भाग लिया हुआ था, उसी प्रकार से वहाँ पे 2 अभिकारक जो होता है, उस 2 अभिकारक जो होगा अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तब उसका हम लोग दर ज्ञात करने के लिए करते हैं। उसमें एक एक करके पहले क्या करते हैं, किसी एक अभिकारक होता है उसकी सांद्रता को नियत कर देते हैं, और नियत रख करके फिर दूसरे जो अभिकारक होता है उसके सांद्रता में समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम लोग पहले एक गणना करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे में करते हैं, जो दूसरा अभिकारक होगा उसकी सांद्रता को नियत रखेंगे, और नियत रखे समय के साथ साथ में पहले अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता किस प्रकार से प्रतीत हो रही है, उन दोनों का तुलना करेंगे, और वो तुलना करने के आधार पर फिर हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर लेंगे। तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा। थैंक यू।